हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं, जी हाँ, कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर के लिए हम संपूर्ण तैयारी एक ही वीडियो के अंदर लेके आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम सारी तैयारियों का इस एक वीडियो के माध्यम से। इसमें टोटल चीज़ें खत्म कर देंगे हम यहाँ से शुरुआत जो कर रहे हैं, पद्य से शुरुआत कर रहे हैं और निबंध तक सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो के अंदर दे देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ज़्यादातर निशान यहाँ पे लगे हुए हैं। हिंदी पद्य इतिहास का दूसरा काल कौन है? भक्ति काल है। आधुनिक काल का आरंभ कब होता है? 1900 में होता है। छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है, सूरदास नहीं है। नंदन का प्रयोग किसके लिए किया गया था? कृष्ण के लिए किया गया था। गोपियों को ज्ञान का योग की बातें कड़वी लगती है, तो कड़वी ककड़ी के समान लगती है। इसके बाद व्याधि का अर्थ क्या है? तो कि रोग है। इधर प्रयोगवाद के कवि कौन थे? अज्ञेय थे। तो इन सभी के सामने आपके आंसर लिखे हुए हैं। जहां आंसर नहीं होंगे मैं आपको अवेलेबल कराता जाऊंगा। आप इनकी एक एक करके स्टडी करती जाइए। स्टार्टिंग से बता देता हूं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपको पता होगा कि जो पद्य और गद्य है इनमें से 7-7, 8-8 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने हैं, इसलिए आप लोग इनके ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान दीजिए। 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे इसमें से, तो आप लोग इनको अच्छे से करें। सुर की रचना नहीं है, विनय पत्रिका। उत्साह कविता में बादल का प्रतीक है, क्रांति का। रामचरितमानस की भाषा है अवधि। सब सरल सरल दे रखे। सहस्त्रबाहु का वध किसने किया? परशुराम ने। थके पथिक की में अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। नाश और निर्माण के रचनाकार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। नई कविता के समर्थक कवि कौन थे? गिरिजा कुमार माथुर थे। तो यहाँ पे हमने आपको 35 ऑब्जेक्टिव इसके अंदर बताए हैं। इसके बाद और आगे देखते हैं। लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का क्या आशय था? तो दुर्बलता को ताकत बनाने का था। सूरत नीरत काव्य संग्रह के कवि हैं कौन थे? ऋतुराज। और कन्यादान में नारी को किस भाव की अभिव्यक्ति की है? संवेदनशीलता। अब बात करते हैं अपन खाली स्थानों की। तो खाली स्थान में मैं फटाफट आप लोगों को बता देता हूं। पहले वाले में आएगा सांख्य भाव, दूसरे में आएंगे जन्मांध, तीसरे में आएगा बड़भागी, चौथे में आएगा लकड़ी, पांचवें में आपका आएगा राजनीति, छठे में आएगा पारसोली, सातवें में आएगा कृष्ण, आठवें में आएगा वात्सल्य, नौवें में आएगा उद्धव, 10वें में आएगा लक्ष्मण। इसके बाद और आगे देखते हैं। 11वें में आएगा क्रोधी, 12वें में आएगा गाय, 13वें में आएगा कायर। वैसे ये सारे उत्तर यहां पे लिखे हुए हैं, आप चाहे तो यहां से भी डिनोट कर सकते हैं बाद में। बचे हुए भी बता देता हूं। परशुराम के गुरु कौन थे? परशुराम के गुरु भगवान शिव थे। कवि के सरल स्वभाव का कारण क्या था? सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया था? तो उसको मित्रों ने धोखा दिया था। अगले में आएगा मुसक्या, उसके बाद वाले में आएगा बरसने, उसके बाद वाले में आएगा केशो, उसके बाद वाले में आएगा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, फिर नेक्स्ट में आएगा मुक्तक, उसके बाद अगले वाले में आएगा साहस होते हुए दुविधाग्रस्त, फिर आएगा कृष्ण, नेक्स्ट में भविष्य, फिर है रोमानी, उसके बाद आग, फिर आएगा बंधन, उसके बाद वाले में अंतिम, फिर आपका आएगा अंग्रेजी, ऋतुराज और छंद मुक्त। अंग्रेजी, ऋतुराज और छंद मुक्त। तो ये हमारे खालिस्तान हो गए। सही जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ी के उत्तर यहीं दिखे हुए हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके बता देता हूं। सूर के पद का ख सूरदास, उत्साह का क निराला, उसके बाद निराला, तो निराला के सामने है ग, अट नहीं रही। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये तो के तुलसीदास,
तो इसे यहाँ से ही आप लोगों को इसके आंसर ये पूरे दिख रहे हैं, यहाँ से आप मैच कर लीजिए। और इधर प्रश्न भी चल रहा है साइड में, आप उन प्रश्नों को भी देखते जाएं शायद तो, या सेकंड में हम बता देंगे। ये एक वाक्य के उत्तर है, यही उत्तर लिखे हुए हैं इनके, तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो 2 स्टडी एक साथ हो जाएगी, इधर एक वाक्य के उत्तर भी हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, सेकंड और थर्ड जोड़ी दिखाते हैं। आपके 5वें एक वाक्य के उत्तर से इधर प्रश्न भी आ जाएंगे और सही जोड़ी भी आ जाएगी। ये 5वें क्वेश्चन से यहाँ पे भी आ जाएगा और ये सही जोड़ी दोनों। अगली सही जोड़ी लेते हैं, 11वें प्रश्न से इधर प्रश्न भी दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। ये अगली सही जोड़ी हो गई और 11वें प्रश्न से इधर एक वाक्य के उत्तर भी हो गए, हमारे 15 एक वाक्य के उत्तर हो गए और यहाँ पे 3 से 4 सही जोड़ियां हो चुकी है। और आगे देखते हैं, एक वाक्य के उत्तर और दे रखे हैं अभी, दोनों साइड एक वाक्य के उत्तर, एक साइड एक वाक्य के उत्तर है। 16 से आपका जो शुरुआत हो रहा है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इधर साइड जो है वो सत्य असत्य है, जो इस साइड है वो सत्य असत्य है, तो इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। पहले आप इधर साइड का स्क्रीनशॉट लीजिए। 28 तक आप लोगों के एक वाक्य है। अब 29 से सत्य असत्य शुरू होते हैं, हम बताते हैं फटाफट आप लोगों को सत्य सत्य। पहला, गोपियों द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही थी, बिल्कुल सत्य है। दूसरा वाला सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा आपका सत्य है, 5वां सत्य है, 6ठा सत्य है, 7वां सत्य है, 8वां सत्य असत्य है। पहला और 8वां असत्य है, सॉरी तीसरा और 8वां असत्य है, बाकी इसमें सारे सत्य है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 9वें से देखते हैं, तो आपका 9वां सत्य, 10वां असत्य। मैं असत्य सत्य पर टिक कर देता हूं, बाकी सभी सत्य होंगे। 10वां आपका असत्य, 11वां सत्य, 12वां सत्य, 13वां सत्य, 14वां असत्य, 15वां सत्य, 16वां सत्य, 17वां सत्य, 18वां असत्य, 19वां सत्य, 20वां सत्य, 21वां सत्य, 22वां असत्य। उसके बाद 23वां सत्य, 24वां सत्य, 25वां सत्य, 26 सत्य, 27 सारे सत्य, 31 तक टोटल सभी सत्य है। और अगर आपको और कोई डाउट लगे तो यहां से नोट कर लेना। तो ये हमारे ही हो गए। अब बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं? पद्य साहित्य से आशय काव्य रचना से इसका विकास लोक गीतियों की परंपरा से माना जाता है। इसमें गेय जो शैली है वो गेय है। भक्तिकाल की 2 विशेषताएं, भक्तिकाल की 2 विशेषताएं, एक तो गुरु की महिमा और दूसरा ईश्वर के नाम का जप। छायावाद की 2 विशेषताएं, इसमें सूक्ष्म भावना एवं काल्पनिक विचारों की विशेष अभिव्यक्ति मिली है और श्रृंगार, प्रेम और सौंदर्य का काव्य मिला है। भक्तिकाल के 2 कवियों के नाम आप लोगों को पता ही होंगे, सूरदास, तुलसीदास, और इधर जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। एक एक रचनाएं याद कर लेना। उद्धव वाले में देखते हैं, उद्धव को बड़े भाग्यवान बताने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि वो कृष्ण के पास भी रहते हुए उनके पास प्रेम और उनका रस उनको नहीं मिला, इसलिए वो उनको भाग्यवान का व्यंग कहती है। बात करते हैं सूरदास की काव्यगत विशेषता है, मतलब वही भाव पक्ष और कला पक्ष जिसको हम कह सकते हैं। तो ये भाव पक्ष हो जाएगा, ये कला पक्ष हो जाएगा। और रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। अब इधर साइड आते हैं वापस। सूरदास जी का साहित्य में स्थान, देखिए साहित्य में स्थान आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो, उसके बाद भी यहां पे छोटा ही दे रखा है हमने, तो साहित्य में स्थान हो जाएगा सूरदास जी का। अब तुलसीदास की रचनाएं, तुलसीदास की रचनाएं आप जानते हो, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस भी लिख सकते हैं। इनके भावपक्ष, कला पक्ष यहां पे दे रखे हैं और इनका साहित्य में स्थान भी दे रखा है। मतलब भावपक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान और रचनाएं आप लोग सभी की कर लें। सेम जयशंकर प्रसाद की भावपक्ष, कला पक्ष। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, जयशंकर प्रसाद का साहित्य में स्थान। उसके बाद निराला का भावपक्ष, कला पक्ष और उनकी रचनाएं, साहित्य में स्थान। ये निराला का हो गया आपका 15वां और 16वां प्रश्न मिला के निराला का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 17वें 18वें में क्वेश्चन में उद्धव और
गोपियों वाले संवाद पूरा दे रखा है। छोटे क्वेश्चन है, आप फटाफट याद कर लेंगे इनको। मर्यादा नहीं लही 20वां क्वेश्चन। 21वां, 22, 23, 24। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट। आप लोग दोनों साइड का स्क्रीनशॉट लेते रहिए। यहां पे मैं दोनों साइड का, एक एक साइड का लोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, एक साइड का आप पढ़ते जाना। 24, 25, 26 3 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 27, 28, 29 और उधर 29 का अधूरा क्वेश्चन, उसके बाद 30, 31। यहां पे अगर 5 पॉइंट दे रखे तो आप इसको छोटा कर सकते हो 31 क्वेश्चन को। उसके बाद 32, 33। नेक्स्ट देखते हैं, चौंतीस, 35, 38 आप लोगों का यहां पे कवर हो जाएगा, पर 34, 35 पे निशान लगा लीजिए। फिर उसके बाद 36, 37 और 38 से ले लीजिए। इतने पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 4 पॉइंट बहुत है, 3 पॉइंट बहुत है, किसी भी उत्तर में ज़्यादा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 41 प्रश्न हमारे हो गए। उसके बाद आते हैं हम भावार्थ पे, संदर्भ प्रसंग पे आते हैं। संदर्भ प्रसंग देखना है इसका, बूढ़ो तुम तो बड़े हो, तुम तो हो अति बड़भागी वाला। तो इसका पूरा एक साथ दे दिया मैंने आप लोगों को, ये पूरा एक साथ। इसके बाद हारेल की लकड़ी वाला देखते हैं। ये हारेल की लकड़ी का, इसका शेष बचा हुआ इधर देख लेते हैं। फिर नाथ सुबन संबुधन भंज निहारा वाला देख लेते हैं, सीता स्वयंवर वाला। इसके बाद है मधुब गुनगुना कर रहा जो कहानी, इसका। अगले वाले में 2-2 आपको एक साथ मिल जाएंगे। पांचवा, 7वां एक साथ लगा लीजिए और 6ठा, 8वां एक साथ ले लीजिए और ये 8वें का आगे का। नेक्स्ट देखिए, इन सभी खाली स्थानों के उत्तर यहीं दे रखे हैं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। इन सभी खाली स्थानों के उत्तर इसी पेज पे दे रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो इसी पेज पे मिल जाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। जोड़ियां आपकी वहीं आंसर दे रखे हैं, इसलिए आप जोड़ियों को वहीं से ले लें। जोड़ियों के बाद एक वाक्य में उत्तर। उसके बाद ये एक वाक्य के उत्तर शेष बचे हुए। ये अब सत्य सत्य देखते हैं। सत्य सत्य ज्यादा नहीं है, यही उत्तर दिख जाएंगे आपको। अगर थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूं तो प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध होता है, नहीं होता है तो सत्य है, नहीं होता है। और बाकी आप लोगों को आंसर नीचे दे रखे हैं, फटाफट आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं छोटे प्रश्नों की। काव्य की परिभाषा, रसात्मक वाक्यम काव्यम होता है, रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं, वो यहाँ पे जो लिखा वो भी लिख सकते हैं। शैली के दृष्टि से काव्य के भेद 3 होते हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य। प्रबंध काव्य की परिभाषा दे रखी है। उसके बाद मुक्तक काव्य की परिभाषा है। प्रबंध काव्य के 2 भेद है। महाकाव्य की परिभाषा है। खंड काव्य से आप क्या समझते हैं? आख्यानक गीतियां से क्या अभिप्राय है? पाठ्य मुक्तक से आप क्या समझते हैं?
गेय मुक्तक से आप क्या समझते हैं? आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा। रस के अंग 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और रस के प्रकार जो होते हैं वो 10 होते हैं। 10वां रस वात्सल्य होता है। उसके बाद श्रृंगार रस, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। वीर रस, वीर रस में आप बुंदेलो हरबोलो वाला उदाहरण भी दे सकते हैं। बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी रानी रानी थी। छंद, छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। और उनके अंदर दोहा चौपाई होता है। दोहा में क्या होती है? 13-13 मात्राएं पहले और तीसरे चरण में, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकाय, या काये बोराए जगवा पाए बोराए। और चौपाई के चारों चरण में 16 मात्राएं होती है। और अंत में लघु गुरु होता है। सुखी मिन जे निज अगा में नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक हुबादा, मंगल भुवन अमंगल हारी, द्रहो दशरथ अजर बिहारी। तो इनमें सब में क्या है? 2 उदाहरण अलग अलग दे रखे हैं, आप एक लिख सकते हो उसमें। इसके बाद अंतर देखते हैं। पहला महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। उसके बाद गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक में अंतर। फिर मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में अंतर। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। शेष पॉइंट है स्थायी भाव और संचारी भाव के। और विभाव और अनुभव में अंतर। विभाव के 2 भेद होते हैं, अनुभव के 4 होते हैं। विभाव मतलब सांप को देखने मात्र से मन में भय का संचार होना, यह विभाव है। और भालू से भयभीत होकर व्यक्ति का कांपना, यह क्या है? अनुभव है। अब सत्य सही का विकल्प देखते हैं आगे के। तो ये तो आप लोगों को यही लिखे हुए हैं। बोलचाल का रूप महाकाव्य प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन सभी के उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन अन्य वीडियो अन्य विषय के वो भी आपको आसानी से मिल जाए। यहां तक हमारा ये हो गया। अब रिक्त स्थान की बात करते हैं। पहला रिक्त स्थान है जीवन को की लिखी जाती है। जीवनी किसकी लिखी जाती है? तो जीवनी हमको पता है किसकी लिखी जाती है, महापुरुषों की जीवनी लिखी जाती है। तो जीवनी किसकी लिखी जाती है? महापुरुषों की लिखी जाती है। दूसरा आएगा है आत्मकथा में लेखक के जीवन का वर्णन कौन करता है? तो वो स्वयं करता है। जो लेखक होता है वो स्वयं करता है। तो पहले वाले में आपका क्या आ जाएगा? जो जीवनी है वो महापुरुषों की लिखी जाती है, तो इसमें आ जाएगा महापुरुष। नेक्स्ट में आ जाएगा स्वयं। प्रेमचंद क्या थे? प्रेमचंद कथाकार थे। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 होता है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का चश्मा जो था वो हवलदार साहब ने बदला था। कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगवा दी थी। क्या लगवा दी थी? प्रतिमा लगवा दी थी। और नेताजी की मूर्ति काय की? फौजी के कपड़ों में थी। और इसके बाद के जितने भी उत्तर हैं यहाँ साइड में दिख रहे हैं आप लोगों को, मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं तो सारी चीजें उसके अंदर आ जाएगी। ये उत्तर आप लोग यहां से देख सकते हैं सामने से। और एक जोड़ी भी आ रही है आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी वाली। और अन्य क्वेश्चन भी आप लोगों के यहां से कवर हो जाएंगे। हमने इन सभी टॉपिकों पे पहले वीडियो बना रखे हैं। अगर आप लोगों को हमारी इसी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे हिंदी की, तो आप लोगों को ये सारे वीडियो पहले भी मिल जाएंगे। हमने यहाँ पे सामूहिक एक साथ वीडियो देने की कोशिश की। एक वाक्य में उत्तर देखिए और जोड़ी का आंसर भी देख लीजिए। 2 बार में स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, एक बार में नहीं आएगा पूरे पेज का। तो यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग, फिर एक बार और मैं देता हूं। सेकेंड,
तो ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। सत्य सत्य भी आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बता नहीं पाऊँगा। दो दो भाग में करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ मुख्य क्वेश्चन आ रहे हैं गद्य की विधाओं के नाम, उसके अलावा हिंदी साहित्य में गद्य के विकास का काल का विभाजन, कोई दो उपन्यास का नाम, कोई दो कहानीकारों के नाम। तो ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन बन रहे हैं और आईएमपी अंतर भी इसके अंदर आना है, आप लोग नोट करते जाइए। नाटक एकांकी में अंतर, कहानी उपन्यास में अंतर, मनु भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषता, महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषा संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा शैली, रामरक्ष बेनीपुरी, मनु भंडारी और भरत आनंद कौशल्या की दो रचनाएं, आत्मकथा जीवनी में अंतर, संस्मरण रेखाचित्र में अंतर। तो ये सभी चीजें इसमें महत्वपूर्ण इसमें आई है। तो ये आप लोगों का जो गद्य और पद्य साहित्य है वो हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है इस वीडियो के अंदर। और इसी के संदर्भ प्रसंग भी हम इसी में बता रहे हैं, संदर्भ प्रसंग भी आप लोग नोट करते जाना। तो ये सारे संदर्भ प्रसंग हमने बता दिए। इकाई 3 तक मतलब गद्य पद्य हमने आपका इसका पूरा कर दिया, काव्य खंड पूरा कर दिया। अब भाषा बोध के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भाषा बोध के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो भी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। थोड़ा शॉर्ट किया है मैंने पूरा पेज लाने के लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके झूम कर लेना। तो ये काव्य भाषा बोध के आपके सारे ऑब्जेक्टिव दो भाग में ले लेते हैं। ये भाषा बोध के सारे ऑब्जेक्टिव हो गए। अब भाषा बोध में आता है कृतवाच्य की परिभाषा और भाववाच्य की परिभाषा, सकर्मक क्रिया, क्रिया विशेषण, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, अनेकार्थी शब्द, औपचारिक पत्र। ये हो गया आपका विशेष अंतर वंतर सब दे रखे हैं। लोकत्या, मुहावरों में अंतर, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास सभी में अंतर। और इधर साइड हमारा कृतिका का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी चल रहे हैं। ये कृतिका शुरू हो चुका है आपका यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। तो कृतिका के ऑब्जेक्टिव भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। ये कृतिका के प्रश्न उत्तर हो गए। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो ये आपकी कृतिका के सारे प्रश्न उत्तर हो गए। कृतिका के बाद अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश वैसे हर साल अलग अलग उससे आते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, पर फिर भी आप यहाँ से एक बार पढ़ के जरूर जा सकते हैं। तो सारे अपठित गद्यांशों के बारे में आप लोग यहाँ से देख लें एक बार। इसके बाद आती है महत्वपूर्ण चीज, शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र दिख रहा है एक साइड आपको दिख रहा है बुक बैंक का। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसके बाद है विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए और 10वीं की अंक सूची। तो पहले विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आधा मैं उधर बताता हूं। ये उसका शाला छोड़ने का प्रमाण पत्र।
और उसके बाद 10वीं की अंक सूची वाला घूमने वाले का भी हम बता देते हैं। उसके साथ आपका एक लेटर कवर हो जाएगा। यहां से बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने के लिए हो गया। आगे देखते हैं 7वां और 8वां ध्वनि विस्तारक यंत्र और प्रतीक्षा में प्रथम आने, 5वां और 7वां। 8वां भी हो गया इसमें कवर। अब उसके बाद आते हैं निबंध। तो एक और बचता है हमारा ये, गर्मी की छुट्टियों में ऐतिहासिक भ्रमण स्थल पर जाने के लिए 500 रुपये मंगवाने के लिए। अब बचते हैं निबंध। तो निबंध आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि लिखना नहीं आते होंगे, सिर्फ मैं रूपरेखा पे ध्यान दे देता हूं। ये निबंध की फर्स्ट की पर्यावरण वाले की रूपरेखा। इसके बाद विज्ञान के चमत्कार वगैरह आप लोगों को सभी को आता है निबंध, मुझे पता है। तो निबंध में इतना ज़्यादा हम लोड नहीं ले रहे हैं, निबंध आप लोग लिख सकते हो। बाकी सारी बातें हमने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दी। आप लोगों को निबंध के कुछ टॉपिक भी बता दिए, अनुच्छेद के भी टॉपिक दे रखे हैं यहाँ पे। विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह का एक अनुच्छेद लिखिए। लेखक मनु भंडारी के साहित्य व्यक्तित्व का एक अनुच्छेद लिखिए। 2 मित्रों की परीक्षा की तैयारी की संवाद के लिए एक अनुच्छेद लिखिए। तो ऐसा आप लोग इनके बारे में तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।